L&T इंश्योरेंस, उसमें मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर था। आपने जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं उसकी लर्निंग यहाँ लेकर आए, बट उस अचीवमेंट को अपने दिमाग में लेकर नहीं आए। मैंने शॉपिंग मॉल्स के बाहर खड़े होकर इंश्योरेंस भी बेचा है। कभी कभी ऐसे भी डिफिकल्ट टाइम आए जब बच्चों को $5 की आइसक्रीम खिलानी थी। 5 बार दिमाग में आया कि आइसक्रीम लें कि नहीं लें, खिलाएं कि नहीं खिलाएं। हाय फ्रेंड्स, मेरे साथ आज हमारे खास दोस्त हैं स्वप्निल। स्वप्निल की खासियत है कि ये ओंटारियो में आए थे और फिर बाद में मॉन्ट्रियल गए और वापस ओंटारियो आए आप करीब 5 साल के बाद। एग्जैक्टली। और जब मेरा कनाडा आना हुआ था और हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू स्वप्निल के बारे में मेरे को पता चला और मैंने जब बात किया तो स्वप्निल ने एक चीज़ बोली थी जो आज तक मेरे को याद है। वेलकम टू कनाडा, आप गरीब देश के अमीर, अमीर देश के गरीब बनने आ रहे हो। और उस समय मेरे को समझ में नहीं आया था, जो कि धीरे धीरे समझ में आता है। बट आज हम बात करेंगे स्वप्निल से और थोड़ा जानकारी लेते हैं मॉन्ट्रियल के बारे में। और क्योंकि ये यहाँ पे भी रह चुके हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कशन के दौरान जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है और व्हाट टू एक्सपेक्ट दैट यू हैव बीन हियर फॉर 5 years। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आपका एज अ न्यू इमिग्रेंट? हर बंदे को जो किसी भी कंट्री से कनाडा आता है, सबसे पहले मेरी यही राय रहती है कि हमेशा आपने जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं उसकी लर्निंग यहाँ लेकर आए, बट उस अचीवमेंट को अपने दिमाग में लेकर नहीं आए। वो अचीवमेंट्स आपके लास्ट पोर्ट या लास्ट एरोड्रम पे ही छूट जाने चाहिए और आप रिक्रिएट कर रहे हो अपने आप को। जब मैं कनाडा आया, मैं इसी सोच के साथ आया कि जो भी करना पड़ेगा अपने आप को, मेरे को नया एजुकेशन लेना पड़ेगा, मुझे वाइट कॉलर से ब्लू कॉलर जॉब करना पड़ेगा, हो सकता है लंबा संघर्ष रहेगा, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होके आया था। फिर जब आए तो आई वॉज सुपर ब्लेस्ड कि 5 months के अंदर मेरे को पहला जॉब मिला। मैंने शॉपिंग मॉल्स के बाहर खड़े होकर इंश्योरेंस भी बेचा है, मैंने कोल्ड कॉलिंग भी की है। मैं 1.5 घंटा 2 बस 2 ट्रेन बदल के एक कंपनी में काम करने जाता था, जहाँ पे शायद मेरे को $500 या $600 मिलते थे महीने के। बट सब किया है सो टू लर्न, बिकॉज वो आप कल्चर सीखते हो, लोगों से मिलते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेरे को एक प्रकार का जॉब चाहिए। मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मैं टोरंटो लैंड किया, बट मेरे को जॉब मॉन्ट्रियल में मिला। एक सवाल है मेरा। हाँ जी। इंडिया में आप क्या करते थे, वो एक बैकग्राउंड अगर बताएंगे ना तो थोड़ा सा कंपेयर करने में इजी रहेगा। सो L&T फाइनेंशियल सर्विसेज की एक कंपनी थी L&T इंश्योरेंस, उसमें मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर था। करीब 96 लोग रिपोर्ट करते थे मुझे। 96 और डायरेक्टली 1 डाउन टू CEO था मैं वहाँ का, उस कंपनी का। और उससे भी 5 साल पहले मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट था ICICI लोम्बार्ड में। तो इट वुड हैव बीन काफ़ी ड्रास्टिक चेंज रहा होगा, राइट? कनाडा में आके टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड हम लोग काफ़ी लोग सोच के आते हैं कि हम जब नए देश में जाएंगे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बट व्हेन द रियलिटी स्ट्राइक्स, जब आते हो आप फैमिली के साथ, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट फ्रॉम द डे वन और इट वाज अ चैलेंज? क्योंकि आप काफ़ी अच्छा कर रहे थे टू लीव एवरीथिंग एंड यू मेड अ चॉइस टू कम हियर। हाउ वाज इट? सो मेरे को लगता है कनाडा आके ना, सबसे पहले आज से 5 साल पहले हमारे दिमाग में कैलकुलेटर शुरू हो जाता था। $1 = 50 रुपीज़। तो बाहर जाके अगर पानी भी पीना है तो $1 की अगर चाय पीना, कॉफ़ी पीना है या पानी भी खरीदना है तो आप तुरंत, आपके दिमाग में लगता है 50 रुपए का है ये। इज इट वैल्यू फॉर द मनी विच आई एम स्पेंडिंग? यहाँ तो एक मफिन भी लेने जाएंगे तो आपको $1 से सस्ता नहीं मिलेगा। वो सब चैलेंजेस थे, कुछ माइंडसेट के भी चैलेंजेस थे। 10-15 साल इंडिया में नौकरी किया था तो उसने भी कुछ चैलेंजेस ला दिए थे सामने। और शुरू में स्ट्रगल बहुत रहती है और मेरे ख्याल से हर ही आदमी की, कोई आदमी, बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जो इंडिया से जॉब लेकर आते हैं। हम सबको अपना नया पाथ यहाँ पे बनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी डिफिकल्ट टाइम आए जब बच्चों को $5 की आइसक्रीम खिलानी थी, 2 बच्चों को, तो 5 बार दिमाग में आया कि आइसक्रीम लें कि नहीं लें, खिलाएं कि नहीं खिलाएं। बाहर होटल में खिलाना तो खैर सपने जैसे ही हो गया था कि महीने में कभी एक बार कभी खा लिया, और वहाँ जबकि हर हफ्ते, और कोई आइसक्रीम के लिए तो कभी हम लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा जेब में खर्चा करने। बट हाँ, ये है कि जब आप 1-2 साल यहाँ स्ट्रगल कर लेते हो और आप अपने आप को रीस्टैब्लिश करते हो और अपने आप को वापस देखते हो तो यू फील सुपर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वो एक, ये स्ट्रगल का सबसे अच्छा है। इट हैज़ एन एंड, इट हैज़ अ हैप्पी एंड, एंड जहाँ से आप वापस अपने आप को देख सकते हो। तो आप जब मॉन्ट्रियल गए, लोग बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल में फ्रेंच इज प्रिडोमिनेंटली रिक्वायर्ड, फ्रेंच इज वन ऑफ द मैंडेट। तो आपको फ्रेंच पहले से आता था या हाउ वाज इट? तो मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी थी। और फ्रेंच तो एक
ऐसी लैंग्वेज है जो हमको बिल्कुल भी हमारे परिवार में किसी को कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी फ्रेंच डोमिनेटेड प्लेस में। ऐसे जब मैं मॉन्ट्रियल गया था तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मॉन्ट्रियल मीन्स हर चीज़ फ्रेंच है या फ्रेंच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज, वो भी नहीं मालूम था। वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ। बट एक चीज़ है, व्हेन यू आर इन रोम बिकम रोमन। मेरे बच्चों को व्हेन यू गो इन क्यूबेक यू हैव टू सेंड योर किड्स टू फ्रेंच स्कूल, बट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं की है। वो सीधे फ्रेंच स्कूल में जाके फ्रेंच इमर्शन स्कूल में जाते हैं। तो जहाँ पे इंग्लिश से लेके उनको फ्रेंच, या आप किसी भी कंट्री से आते हैं जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, उससे वो धीरे धीरे आपको फ्रेंच में कन्वर्ट करते हैं। एंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंटीग्रेशन प्रोसेस बनाया है। क्यूबेक हैज़ ऑसम इंटीग्रेशन प्रोसेस। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती और आप फ्रेंच सीखते हो तो गवर्नमेंट गिव्स यू मनी टू लर्न फ्रेंच if you learn full time. So my wife learned a little bit of French. She has passed 4 levels because that was critical. Because बच्चों को अगर फ्रेंच स्कूल में पढ़ाना है तो किसी को तो फ्रेंच आनी चाहिए. So my wife took those responsibilities. And government ने बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज रखे हैं जो न्यू इमिग्रेंट्स को लाते हैं, वो पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के उस पढ़ने पे अगर वो फुल टाइम पढ़ते हैं तो उनको पैसे भी मिलते हैं. So बच्चों का ना how was it easy? आपको कितना दिक्कत हुआ शुरू में फ्रेंच सीखने के लिए? व्हेन यू वेंट टू द स्कूल, हाउ वाज इट लाइक? वर यू एबल टू फॉलो व्हाट्स गेटिंग टॉट? किस टाइप का स्ट्रगल रहा आपका? तो स्टार्टिंग में तो मैं वेलकम स्कूल में गई थी। वहाँ पे मुझे लगा कि सारे बच्चे इंग्लिश बोल रहे होंगे या कोई अदर लैंग्वेज बोल रहे होंगे, बट एक्चुअली में सभी फ्रेंच बोल रहे थे क्योंकि वो उनका 2nd या 3rd ईयर था वेलकम स्कूल में। तो मैं गई और सब लोग फ्रेंच में बात करते थे, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और जो मेरी टीचर थी उन्होंने हमें बोला कि ओके नेक्स्ट डे आपको एक बहुत बड़ा ऐसे लिख के लाना है। मैंने उन्हें बोला कि मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती तो मैं कैसे करूँगी, बट उन्होंने बोला इट्स ओके आपको लिखना है। तो फिर मैंने पूरा गूगल ट्रांसलेट किया और उन्हें मैं सबमिट किया। तो उसके हिसाब से मतलब थोड़ा रीअडैप्ट करना पड़ा, और जो भी सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करना पड़ा फॉर स्टडीइंग। तो आपको कितना टाइम लगा फॉर यू टू गेट टू अ लेवल जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्रेंच समझ में आता है एंड यू आर एबल टू फॉलो व्हाट स्कूल इज? तो मैं क्योंकि हर रोज़ स्कूल जाती थी तो फिर मुझे 1 साल में मुझे फ्रेंच समझ में आने लगी, बट अगर मुझे फुली फ्रेंच समझने में मुझे 2 साल। अभी क्योंकि आप वापस ओंटारियो आ गए हो, आपने ओंटारियो में पहले पढ़ाई की थी बिफोर यू वेंट टू मॉन्ट्रियल कुछ दिन के लिए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब स्कूल जब जाते हो तो एज अ स्टूडेंट आपको डिफरेंस, सबसे बड़ा अगर कोई डिफरेंस दिखता है क्या है? वहाँ पे फ्रेंच है और वहाँ पे जो लोग हैं उनको मतलब ऐसा होता है कि 80% इज़ गुड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि 80 to 90 इज़ नॉट दैट गुड, 90 अबव इज़ परफेक्ट। वहाँ लोग खुश हैं अपने अचीवमेंट से, यहाँ थोड़ा सा रेस कॉम्पिटिटिव हो जाती है। मैं जब नया नया आया था और मैं एयरबीएनबी में रुका हुआ था, मैं जिनके साथ रुका हुआ था ही वाज चाइनीज, एंड वो बोल रहे थे कि बात इस जगह का है कॉम्पिटिटिवनेस, जो आपके देश में है उसी टाइप का कॉम्पिटिटिवनेस ओंटारियो में आपको दिखेगा बाकी शहर से। तो आपको वैसा कुछ नज़र आता है क्या यहाँ पे? मेरी क्लास में मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो फिर वो मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप स्टडी करते हो तो वो आपको पुश करता है कि आप और एफर्ट्स करो और अच्छे मार्क्स लाओ, और आपको ऐसा रहता है कि आप जितने भी एफर्ट्स करोगे उससे ज़्यादा कोई और एफर्ट्स करेगा, उनको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फिर आप खुद करते हो कि ओके नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा और पुश करूँगी। मॉन्ट्रियल इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ पे टेक। बट मेरे बच्चों का मेरे को लगता है जो सबसे बढ़िया एडवांटेज हुआ है टोरंटो से मॉन्ट्रियल जाने का और मॉन्ट्रियल से यहाँ आने का, मेरे दोनों बच्चे फुली बाइलिंगुअल हैं। रीड, राइट, स्पोकन, हर चीज़ में वो लोग फ्रेंच और इंग्लिश दोनों हैं। आई थिंक अगर किसी को भी कैनेडियन, ट्रू कैनेडियन बनना है तो बोथ द लैंग्वेज, और लैंग्वेज एक चीज़ है, कल्चर दोनों अडॉप्टिव होते हैं, तो आई थिंक दे आर मोर इंटरवोवन इन द कैनेडियन कल्चर। इनफैक्ट मॉन्ट्रियल हम लोग जब घूमने गए थे ना, तो हमको दैट सिटी स्पीक्स टू यू एंड आपको लगता है कि यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ हिस्ट्री एंड स्ट्रीट देखो, घर देखो, आपसे बात करना शुरू कर देता। हमको ना वो बहुत कोई हिस्टोरिकल जैसा फील आया था जब हम लोग घूमने गए थे। वन थिंग इंटरेस्टिंग विच आई नो अबाउट यू and which I also follow is not owning a car. काफ़ी लोग मैं जिनसे बात करता हूँ, अभी तो I have a newborn, बोलते हैं कि how do you survive without car? I want to ask this question. You have 2 daughters, school going daughters. Correct. How are you managing without a car? Since day 1 से हमने घर वहीं लिया जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सुपर गुड इन कैनेडा, वेदर वी वर इन मॉन्ट्रियल, नाउ वी आर इन मिसिसागा। हम लोगों ने घर
कन्वीनियंस स्टोर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की विसिनिटी में लिया है। तो जहाँ हमारे रोज़मर्रे की जो चीज़ें हैं वो हमको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है, और अगर कहीं जाना है तो बस की कनेक्टिविटी या तो गो ट्रेन से है या बस की कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन से है। यू एक्चुअली डोंट रिक्वायर इट। मैं आपके जब घर आया था मॉन्ट्रियल में, तो स्टेशन के जस्ट बाहर ही आपका बेसमेंट में मेट्रो है। हाँ, बेसमेंट में मेट्रो है। करेक्ट। एंड दैट एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कार इज मोर ऑफ अ नेसेसिटी, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे को कुछ हद तक कभी कभी लगता है कि ओन कार होना ठीक है, बट दोज थिंग्स कैन बी टेकन केयर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एंड यू कैन रेंट अ कार। एब्सोल्युटली। एंड मैं जब लोगों को बोलता हूँ ना, लोग मेरे को बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, यू नीड अ कार। तो डू यू फील दैट पिंच और योर किड्स फील दैट पिंच कि हमारे पास गाड़ी नहीं है? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल से भी ज़्यादा है। तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से वहाँ जाके आप कार लीजिए, आप बेस्ट ऑफ द कार्स लीजिए, आप घूम के आइए, 2 दिन का ट्रिप करिए, 4 दिन का कीजिए, यूएस चले जाइए और वापस कर दीजिए कार। एंड देन आपके रेगुलर लाइफ में, अगर मैं ज़्यादा टाइम वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, सिंस आई डोंट गो टू ऑफिस, आई डोंट रिक्वायर अ कार। इसके पहले मैं ऑफिस भी जाता था, बट जैसा आपने राइटली बोला कि बेसमेंट में ट्रेन थी, मेट्रो थी, मैं वहाँ से लेता था और सीधे मेरे ऑफिस के बेसमेंट में हो जाती थी। सो कार इज नॉट सो रिक्वायर्ड इन दैट पर्सपेक्टिव। आप लोगों को कभी पिंच होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है? बाकी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजी होता है लेने के लिए, तो इट्स हम लोग वही यूज़ करते हैं। मेरे लिए तो एक चीज़ है कि मतलब यू आर नॉट जस्ट सेविंग, बट यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग To the environment. ग्रीन एनर्जी। I agree. मैं जब लोगों को बोलता हूँ ना, बोलते हैं ये कंगाल आदमी है। नहीं काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं कि ये कंगाल आदमी है इसलिए बात कर रहा है, बट आई एम रियली कॉन्शियस। मैं इंडिया में भी गाड़ी था मेरे पास, बट आई वुड सेल्डम यूज। आई एम मोर उबर, लिफ्ट, इस टाइप का। And when you don't have car, another thing is it helps a lot to your health apart from environment, which makes you walk the steps. Otherwise, when we have car, we just go in the car, start car, go to the point A to point B. जब आपके पास कार नहीं है तो आप you may walk at least a kilometer daily for your basic necessities. नॉट ओनली दैट, मेरे से अगर कोई पूछता है ना कि इस एरिया में क्या है, मैं एग्जैक्टली उन लोगों को बताता हूँ यहाँ जाके तुमको ये मिलेगा, यहाँ जाके ये मिलेगा, क्योंकि पैदल जाता हूँ ना तो अवेयरनेस उस जगह का बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे दुकान के बारे में भी जानना। Actually feeling the place. Yeah. करेक्ट, ये एक बात आपने बिल्कुल सही बोला।